नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं हूं सुभाष चौधरी। आज मैं एक खास मेहमान के साथ मौजूद हूं और उसका आशय है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है 2020 में ही और अब ये 2021 है। हरियाणा सरकार ने भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लास्ट 29 जुलाई को इसकी घोषणा की। 2025 तक हरियाणा में भी इसे पूर्णतः लागू करने की योजना है उनकी, और उन्होंने ये तय कर लिया है। इस दिशा में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्शंस के हों या फिर प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी ओर से क्या तैयारी चल रही है। साथ ही साथ अभी सीबीएसई ने 10th और 12th के रिजल्ट्स भी घोषित कर दिए हैं। सभी स्टेट बोर्ड्स ने भी अपने रिजल्ट्स घोषित कर दिए हैं 10th और 12th के। इसको लेकर अब यूनिवर्सिटीज़ क्या तैयारी कर रही है, क्योंकि जो हमारे यंग फ्रेंड्स हैं अब स्कूल से निकलकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रुख करने वाले हैं। ऐसे में उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ के पास क्या है, उनके पॉकेट में अब क्या है उनको देने के लिए, उनका जीवन संवारने के लिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इस मुद्दे पर ही अपनी चर्चा को फोकस करेंगे। और चर्चा होगी एक खास ऐसे मेहमान के साथ जो एकेडमिक क्षेत्र में जाने मानी हस्ती हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में उनका एक नाम है और कई बड़े इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने अपने अनुभव से फ़ायदा पहुंचाया है। आज डॉक्टर जी शास्त्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शास्त्री। डॉक्टर शास्त्री परिचय के मोहताज नहीं हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा, और वर्तमान में अभी प्रो वाइस चांसलर हैं लिंगायत विद्यापीठ में, फरीदाबाद, जो बेस्ड है इंस्टीट्यूशन। और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली एनसीआर में लिंगायत विद्यापीठ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ये सामने हैं और कई ऐसे तगमा इनके साथ लगे हुए हैं, कई ऐसे अवार्ड्स भी इस इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं। आगे चलकर हम उन सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और इनका जवाब लेंगे, जिससे कि हमारे यंग फ्रेंड्स को फ़ायदा हो, खासकर स्कूल से निकलने वाले जो बच्चे हैं और यूनिवर्सिटीज़ की ओर जा रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड चैनल पर। थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस लगभग 28 वर्षों का है जी। इस क्षेत्र में, खासकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आपका बहुत लंबा नाता रहा है और आप लिंगायत विद्यापीठ में लीड कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं एज अ प्रो वाइस चांसलर। हाउ डू यू स्पेल दिस इंस्टीट्यूशन इन योर वर्ड्स? ओके, सी लिंगायत विद्यापीठ is a 23-year-old university Vidyapith. जी हाँ। And it's the complete journey of this Vidyapith is it has gone in a very progressive way with the alumni which it has produced. And today I can say with lot of proud that the alumni who have come out of this particular portals of the Vidyapith, they are heading some district as a district collectors, or some of them are working as heading some of the projects in the IT sectors, and some are settled in the overseas, and some have got their own what you call setups, their own organizations, and giving employment to the young what you call aspirant engineers or the management graduates. And this is how the complete what you call journey has produced. I think when I say that how the journey was, I always see that the journey can be measured by the alumni. Yes, quite right. Right, that is the output of your institution. That is the measurement of any particular university or Vidyapith or a college. Okay. So today we are very proud to say that हमारे जो यहाँ के जो alumni निकल के आए हैं जी, उनका जो है पूरे विश्व में जो है ये लोग जो हैं फैले हुए हैं विभिन्न प्रोफेशनल कई जगह लीड कर रहे हैं, कई अपने जो है खुद अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं जी, और अच्छे से जो है अपनी जो है सोच विचार के साथ जो है चीज़ों को बढ़ा रहे हैं जी। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन से एज फार एज दी
outcome of the institution institution is or the जी, Vidyapit जी। is. आपके बारे में ये कहा भी जाता है कि आप आउटकम बेस्ड एजुकेशनिस्ट हैं आप, और उस पर ज़्यादा आपका हमेशा बिल्कुल जी। फोकस रहता है। जी, जी। और आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, साथ साथ आपने पीएचडी इन इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट में आपने संभवतः आपने किया हुआ है। तो ऐसे में, और दूसरा आपका जो एक बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात मैं करूं तो जैसी मुझे जानकारी है कि आप एनआईटी वारंगल के प्रोडक्ट हैं, और एनआईटी वारंगल आज की तारीख में देश में प्रीमियर यानी टॉप मोस्ट एनआईटी में उनका उसका नाम है उस इंस्टीट्यूशन का। तो ऐसे में आप, एक तो आप वहाँ के प्रोडक्ट हैं कि आप एक ऐसे सांचे में से ढलकर निकले हुए हैं, और उसके बाद फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को लीड करते हुए जब आप लिंगायाज में आज यहाँ लीड कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशंस को, तो अब आप अपने अनुभव को यहाँ के धरातल पर किस तरह से उतरता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं एक अच्छे संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल से मैं आया हूँ, वहाँ का विद्यार्थी था जी। और मुझे बड़ा गर्व है कि एनआईटी वारंगल जैसे संस्थान से मैं पढ़ा हूँ और काफ़ी कुछ सीख के आया हूँ जी। और वो एक भाग है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। अगर नेक्स्ट पार्ट ये होगा कि हम जब ऐसे संस्थान से पढ़ के आए हैं तो हम बाकी संस्थानों को किस तरह से हमारी जो पढ़ाई हुई है, हमारी जो अनुभव मिली है हमें, इसको किस तरह से जो है हम जो है वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट इट ऑन टू दी अदर इंडस्ट्रीज। मैंने बहुत लंबा सफ़र देखा है, इसमें इनपुट बेस्ड एजुकेशन है और धीरे धीरे पहले तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स कम थे और उस ज़माने को भी मैंने देखा है। जी हाँ, कभी समय था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत कैपिटेशन फीस देनी पड़ती थी, कुछ इस तरह की थी। और जी है ना कहीं मैंने क्वालिटी एजुकेशन को भी बहुत नज़दीक से देखा है। जी हाँ। और मैं उस पर्टिकुलर एरा को इस आज के डेट के साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन एजुकेशन, बिग गैप इन लर्निंग। तो एजुकेशन और लर्निंग को मैं दो चीज़ों को किस तरह से देख रहा हूँ। देखिए, एजुकेशन तो डिग्री पाने से एजुकेशन नहीं हो जाती है। जो भी हम डिग्री लेते हैं, जो भी हमें उपाधि प्रदान की जाती है, उसको हम किस तरह से जो है हमारी लर्निंग को किस तरह से हम सोसाइटी को बांट रहे हैं, किस तरह से जो हम सोसाइटी को जो है ना हमारी पढ़ाई से, हमारी एजुकेशन से फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ये आज के डेट में जो है बड़ा महत्व रखता है। क्योंकि पढ़ाई तो हर एवरीबडी इज़ डूइंग एक्वायरिंग एजुकेशन, बट फाइनली आप उस पर्टिकुलर एजुकेशन को, उस पर्टिकुलर वट एवर थिंग यू एक्वायर्ड, उसको किस तरह से आप अडॉप्ट कर रहे हो, किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, किस तरह से उसको मेजर कर रहे हो, किस तरह से उसकी आउटपुट निकाल रहे हो, किस तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट डे सिस्टम। और आउटकम बेस्ड एजुकेशन भी यही कहता है कि आप एक छोटा सा भी काम कर रहे हैं तो आप ये देखिए उससे क्या मुझे रिटर्न मिल रहा है, उससे मेरी आउटकम क्या है, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिल रहा है ना। व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू, व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए पॉलिसी, क्या डिफरेंस आ रही है सोसाइटी। दैट इज डॉक्टर शास्त्री, जो आपके पास अनुभव है, फेबुलस आपके पास एक्सपीरियंस है एकेडमी से लेकर के और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से होते हुए आप पहुँचे हैं, तो उस अनुभव को आप लिंगायाज में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? जी देखिए, इसमें मैं आपको कहूँगा कि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशनल सेक्टर में जी। और मैं कई मतलब लेवल्स पे मैं जो है काम करके आया हूँ जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा पूरा अनुभव जो है पूरी जो है इस पर्टिकुलर संस्थान के पीछे लगेगी जी। और मेरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये संस्थान जो है पहले ही अव्वल है और इट इज़ गोइंग टू राइज टू स्टिल फर्दर हाइट्स। इसमें मेरा बहुत प्रमुख इम्पोर्टेंट जो मेरा योगदान मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ा है क्वालिटी एजुकेशन। मेरा ज़्यादा ध्यान क्वालिटी एजुकेशन पे रहेगा। क्वालिटी एजुकेशन कहना बड़ा आसान है, पर क्वालिटी एजुकेशन को एग्जीक्यूट कैसे करना है, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। हाँ, कमिटमेंट लोग जो प्रॉमिस तो करते हैं,
क्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस कमिटमेंट और उस प्रॉमिस को धरातल पर उतारना या उसको फुलफिल करना, वास्तव में लोगों को उस प्रकार से फैसिलिटेट करना, ये एक बड़ा इशू है। और इसमें खास करके डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में एक इस प्रकार की कुछ आशंकाएं लोगों के मन में रहती हैं। लेकिन आप जैसे लोग, कि वारंगल एनआईटी से निकले हुए लोग ऐसे, और आप लीड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन को, तो कम से कम मुझ जैसे आदमी को तो ये संतुष्टि जरूर है कि आप जैसे व्यक्ति के निर्देशन में अगर कोई संस्था है तो निश्चित रूप से वो फ्लरिश करेगी और धरातल पर अच्छी चीज़ें दिखेंगी। जी जी जी। देखिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को जो है हमें उठाना है। और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को उठाना मतलब इट इज़ नॉट दैट कि हमने उठा दिया है। इसमें है ना, हमें ग्राउंड्स पे हमें वी नीड टू वर्क ऑन द ग्राउंड, कि ऐसा नहीं कि हमारी जो है थियोरेटिकल क्लासेस में हम पढ़ा दिए और बच्चे को बोले गया तुम्हें ज्ञान मिल गया। नहीं, हमें क्या है, हम इस यूनिवर्सिटी में लिंगियास में हमारी अप्रोच पहले यहाँ भी अप्रोच रही है और ये जारी रहे कि बच्चे खुद अपने हाथ से काम करेंगे, खुद अपने हाथ से जो है चीज़ों को प्रैक्टिकली जो है डिज़ाइन करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास जो इक्विपमेंट है उस पर काम नहीं करना है, हमारे पास जो इक्विपमेंट जो है उसके ऊपर जो डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करके एक नए चीज़ को जो है उस पर जो है इन्वेंट करेंगे। मतलब इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेटिव एक तरह से जो है कि इनोवेटिव एक्सीलेंस जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है और उसको और बढ़ाने की मेरी कोशिश रहेगी जी। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी जो जितनी भी यहाँ पे जो लैबोरेटरीज हैं, ज़्यादातर काफ़ी चीज़ें जो हैं जो बच्चों ने बनाई हुई हैं, काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं और काफ़ी उसमें इनोवेशन, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स भी बच्चे ने किए होंगे। प्रोजेक्ट्स हैं। और ये बनाने के बाद जो है बना के रखना नहीं है इनको, जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको हम बाहर जो है कुछ कॉम्पिटिशन्स में हो गया, कुछ प्रॉस्परिंग एंटरप्रेन्योर्स हो गए, उनके नज़र पे हम लेके जाएं, हम बताएं कि हमारे यहाँ जो है क्वालिटी एजुकेशन की लेवल ये है जी। और क्योंकि वहीं से जो है मेजरमेंट शुरू होती है, आउटकम बेस्ड। यानी आपका कहने का मतलब है कि बच्चे को आप उस दिशा में आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे एक स्टार्टअप्स की दृष्टि से भी वो सोचना शुरू करें। आपने सही पकड़ा है सर जी। मेरा फाइनली जो है मेरा जो सोच है कि देखिए आज के डेट में जो है ना, जितना ज़्यादा हमें एंटरप्रेन्योर्स को हम उनको प्रोत्साहित करेंगे जी, उतना ज़्यादा बेनिफिट जी सोसाइटी को रहेगा जी। क्योंकि हमारे पास इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स की कमी है। एंटरप्रेन्योर्स तो हैं हमारे पास, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स की जो है कहीं ना कहीं हमें कमी है, वो भी एक टेक्निकल सेक्टर में जी। डॉक्टर शास्त्री, इससे पहले कि मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊं, कॉमर्शियल ब्रेक लेना आवश्यक होता है संस्थान को चलाने की दृष्टि से, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं ब्रेक में जाऊँगा, कि बहुत रेलिवेंट है और प्रेजेंट सिचुएशन की दृष्टि से कि सीबीएसई और सभी स्टेट्स ने अपने रिजल्ट्स घोषित कर दिए हैं, अनाउंस कर दिए हैं। क्या कारण है कि वो बच्चे आपके इंस्टीट्यूशन में आए, क्यों आए वो? देखिए, इस पे मैं कहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूशन में जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी जी। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब यह है कि हमारी जो है थियोरेटिकल क्लासेस से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल पे हमारी ज़्यादा फोकस रहेगी जी। यहाँ का जो प्रोफेशनल निकल के जाएगा वो अपने हाथ से काम करके निकलेगा, मतलब काम करके निकलेगा नहीं कहूँगा, पर उसके साथ जो है ना एक नया मॉडल जनरेट करेगा, एक अपने हाथ से जो है ना एक नई जो है प्रोग्रामिंग बोलिए, एक कोडिंग बोलिए, या एक नया डिज़ाइन बोलिए, एक नई चीज़ जो है ना वो डेवलप करके अपना निशान छोड़ के जाएगा। ये जो चीज़ अगर इस तरह का हमारी अगर अप्रोच, इस तरह की हमारी अप्रोच के साथ कोई बच्चा हमारे पास आता है, ये कंप्लीट प्रोफेशनल बन के जाएगा, इतनी तो गारंटी मैं दे रहा हूँ जी। यानी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, बिल्कुल। और जो बच्चा यहाँ से जाता रहा है या अब भी अगर जाएगा, जो बच्चा यहाँ जुड़ता है तो वो जाकर किसी न किसी इंडस्ट्री को लीड करेगा। ये आप गारंटी देते हैं? डे 1 से जो है वो लीड पोजीशन पे रहेगा और एक कंप्लीट प्रोफेशनल बन के जाएगा जी, एक कंप्लीट प्रोफेशनल बन के जाएगा। यानी एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज दुनिया कंप्लीट उसी पे जा रही है। आगे अगर बच्चों को इंजीनियरिंग के बाद जाना है, अगर गेट में जाना है तो वहाँ एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें हैं, उससे आगे जाना है तो वहाँ एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना है तो उनको उसी आधार पे जाएगा। तो यानी आपका जो मॉडरेशन है या जो मॉडल ऑफ एजुकेशन ऑफ दिस लिंगायत विद्यापीठ है, वो दैट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बेस्ड एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। इट इज मोर,
हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड है एंड मोर इंडस्ट्री व्हाट यू कॉल रेडी अप्रोच। ओके, मतलब सिंपल शब्दों में इट शुड बी इंडस्ट्री रेडी। हमारे पास से जो प्रोफेशनल जाएंगे इंडस्ट्री रेडी रहेंगे। जी। हम आगे भी डॉक्टर शास्त्री से चर्चा जारी रखेंगे और भी बहुत कुछ उनसे पूछेंगे कि आखिर लिंगायाज में और क्या खास है उनके पॉकेट में बच्चों को देने के लिए, युवा साथियों को देने के लिए। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, बस यूं गया और यूं वापस आया, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड और मैं आज बात कर रहा हूं डॉक्टर जी शास्त्री, प्रो वाइस चांसलर लिंगायाज विद्यापीठ फरीदाबाद से। डॉक्टर शास्त्री, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप कैंपस डायरेक्टर भी रहे हैं वहाँ, और विभिन्न प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आपने वहाँ एक्सेल किया है और वहाँ आपका योगदान बहुत अच्छा रहा है जैसी मुझे जानकारी मिली है। अब आप प्रो वाइस चांसलर के रूप में यहाँ लीड कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन को, तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपके इस लिंगायाज विद्यापीठ के कैंपस में क्या वो खास है, थोड़ा मुझे अगर आप पॉइंट्स में थोड़ा डिस्टिंग्विश करके बताएं जिससे कि हमारे युवा दोस्तों को समझने में आसान हो कि लिंगायाज विद्यापीठ में वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब वो दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ जाकर वो कंपेयर करेगा। क्योंकि आज की तारीख में अब हम पहले ये सुनने में हमें थोड़ा अजीब सा लगता है कि पहले हम कैंपस विजिट करेंगे, हम जाकर क्लासरूम देखेंगे, हम टीचर से मिलेंगे। आज अब ये हालात, इस प्रकार की मार्केटिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं जो हम जैसे आदमी को, क्योंकि जैसा एकेडमिक हम लोगों का बैकग्राउंड रहा है, फॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड आई डिड माई MSc इन बॉटनी, तो इसीलिए, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ बच्चों को इस तरह का, तो उस दृष्टि से थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं हमारे युवा फ्रेंड्स के लिए कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कैंपस को औरों से बिल्कुल अलग हट करके दिखा रहे हैं। जी जी, देखिए लिंगायाज विद्यापीठ एक बहुत बड़ा कैंपस है और इस कैंपस में काफ़ी सुविधाएं हैं। मैं इनको आपको जो है सीक्वेंशियल वे में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला मैं एकेडमिक फ्रंट में लेता हूँ, तो यहाँ पे पूरे सारे अच्छे क्लासरूम्स बने हुए हैं और क्लासरूम्स में जो है वाइट बोर्ड LCD ICT बेस्ड क्लासरूम्स हैं, जिससे जो है, क्योंकि आज के डेट में जो आपका डिजिटल मीडिया है, डिजिटल सिस्टम्स अभी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से चला है, तो हमारे यहाँ जो है वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स, LCD सारे ICT बेस्ड क्लासरूम्स हैं। और जहाँ तक लैब्स की बात मैं करूँ तो लैब्स में जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हमारे पास लैब्स भी हैं और जिससे जो है काफ़ी जो है लर्निंग हो जाती है उससे। और जब मैं आऊँ फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास वॉलीबॉल कोर्ट है, देन वी हैव व्हाट यू कॉल gymnasium, then we have table tennis, we have tennis court, we have got billiards, we have got football ground, then we have cricket, then we have got swimming pool in the hostels. So ये इतनी सारी जो है सुविधाएं इस कैंपस के अंदर हैं। और इसके अलावा हॉस्टल्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो अलग हॉस्टल हैं और हमारे बच्चों के लिए अलग हॉस्टल हैं, प्लस गर्ल्स हॉस्टल हैं जो एक अलग जगह पे है, मतलब पूरे कैंपस में है। और इसके अलावा जो है हमारे पास स्टाफ फैकल्टी के रहने के लिए भी सुविधा है और कैंटीन की फैसिलिटी फॉर हॉस्टल में अलग उनकी कैंटीन फैसिलिटी है, बाहर फैकल्टी स्टाफ क्वार्टर्स के लिए जो अलग कैंटीन फैसिलिटी है। और पूजा पाठ करने के लिए हमारे कैंपस में एक छोटा सा मंदिर भी है, जिससे जो सरस्वती माँ की मंदिर है, जिससे बच्चे जो है अब जाके जो है पूजा वगैरह जो भी करना चाहें तो उसकी भी जो है सुविधा इस कैंपस में दी गई है। और 24 घंटे जो है बिजली के लिए हमारे पास जनरेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 आवर्स जैसे बिजली जाती है वैसे जनरेटर चालू हो जाता है। तो that is how this complete campus is equipped with all the facilities along with transport। हमारे यहाँ बसेस हैं, बसेस की सुविधा है। जो बसेस जो हमारे यहाँ से चलती हैं फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, पलवल से जो है बसेस आती हैं कैंपस तक।
और बच्चे उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को जो है पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे जैसे हमारे जो अभी मौसम बदल रहा होता है तो जी। कहीं ना कहीं जो मेडिकल की इश्यूज आती हैं, होती है, इसके जी, लिए जो है जी। हमारे पास हाँ, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जी, तो उसमें निश्चित रूप से समटाइम्स इट नीड्स की मेडिकल अटेंशन जी, ऑल्सो। जी। तो हमारे पास फुल फ्लेज मेडिकल सेंटर है, ओके। उसमें डॉक्टर और मेडिकल भी स्टाफ भी जी, हैं, जी। जो काफ़ी हद तक जो है जो इलाज की सुविधा है। पर जहाँ पे जब ज़रूरत पड़ती है तो देन पीपल दे विल बी टेकन टू द अदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। So that is how the campus is, and that is how it's completely equipped with all the facilities, right? सो क्या क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लिंगायत विद्यापीठ जो है आज की तारीख में अगर कंपैरिजन कोई करे तो आपके पास एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है बाय मींस ऑफ ऑल मींस ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट टू केटर और पिलर्स। या एज आई टोल्ड यू, मैंने जैसे आपको पूरा लिस्ट सुनाया बता दिया है, पर इस लिस्ट के हिसाब देखूं तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी जो फैसिलिटीज़ और इतना जो स्पोर्ट्स वर्टिकल फैसिलिटीज़, ये सब में अगर मैं काउंट करूं तो इट्स ऑलमोस्ट ये एक इंटरनेशनल लेवल का कैंपस है। और इसमें हर प्रकार की सुविधाएं हैं। और शाम के वक्त जब हम हॉस्टल में रहेंगे, शाम के वक्त हमारे पास कैंपस में इतनी लैंडस्केपिंग है कि आपको जो है ना बड़ा आनंद रहेगा कैंपस में घूमने का। मतलब ये कहूँ कि फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो है आपका जो है चारों तरह का जो एम्बियंस है, ये बड़ा जो है मतलब काफ़ी जो है इट इज़ गोइंग पीसफुल है, इंटरटेनिंग है और इट इज़ गोइंग टू गिव यू ए स्पेशल इम्पैक्ट व्हाइल यू आर making your studies. Okay, so you all will be quite satisfied here yes, in yes. लिंगायत विद्यापीठ. Okay, okay. So next question डॉक्टर साहब हमारा ये है कि क्योंकि आप एलन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में भी आप रहे हैं डायरेक्टर के रूप में जी। अब इंजीनियरिंग की दृष्टि से, क्योंकि आपका एकेडमिक जो है कंटिन्यूएंस है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इंजीनियरिंग की दृष्टि से आपके इंस्टीट्यूशन में वो क्या खास चीज़ें हैं जिसके लिए कि इंजीनियरिंग बच्चे को यही करना चाहिए? देखिए इस संस्थान लिंगायत विद्यापीठ में इंजीनियरिंग की जो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह का जो है लैब की इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बार बार बोलता हूँ लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है ना इट इज़ मोर ए प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग दैन थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग। इसीलिए जो है लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब इक्विपमेंट्स और लैब इनोवेशंस, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं एक इंजीनियर को इंजीनियर बनने के लिए। क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी लैब फैसिलिटीज़, इतना ज़्यादा आपके पास स्कोप और इतना ज़्यादा आपके पास है ना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में कहूँ है ना, अपनी नॉलेज को एनरिच करने की ये सुविधा मैं यहाँ पे देखता हूँ। और ये हमें जो है ना बहुत ही एक एडिशनल एडवांटेज है, जिससे जो है एक इंजीनियर को जो है अपनी नॉलेज को एनहांस करने की और अपने आप में जो है ना एक कॉम्पिटेंसी बढ़ाने की जी। ठीक है। सो दैट इतना तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग whoever is going to admit into BTech or MTech, they will have the complete facilities related to learning, related to research and related to innovations. जी। साथ साथ एक चीज़ और इससे जुड़ा हुआ सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि इंजीनियरिंग की दृष्टि से जो आपने कहा ये है, लेकिन आज एक सवाल होता है बच्चों के मन में, क्या फॉरेन कोई कोलैबोरेशन है? क्या किसी ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ भी आपका कोई कोलैबोरेशन है बाय मींस ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन की दृष्टि से? जी वी हैव सम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, जी। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। ओके। वी हैव बच्चे यहाँ के जो है बाहर भी जा चुके हैं जी जी। और बाहर के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान के बच्चे यहाँ पे दे आर स्टेइंग हियर, क्योंकि जैसे मैंने कहा है हमारे पास इंटरनेशनल हॉस्टल्स भी हैं जी, जहाँ बाहर के बच्चे आके यहाँ पे जो है पढ़ाई करते हैं। यहाँ के बच्चे भी जो है दे गो आउट। और इसके अलावा जो है इंटर्नशिप्स, क्योंकि कोलैबोरेशंस नॉर्मली फॉर इंटर्नशिप्स हैं जी, जिससे जो है ना एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ये भी है जी होती है। वो कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है जिनके साथ आपका कोलैबोरेशन है बाय मींस ऑफ इंटर्नशिप, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि कैंपस सिलेक्शन की दृष्टि से? देखिए इसमें
काफ़ी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडियन कॉर्पोरेट्स के साथ वी हैव MOUs, जी ठीक है, एंड दोज पर्टिकुलर MOUs जो बेसिकली फॉर द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड द इंटर्नशिप बेस्ड है ना अप्रोचेस। जी जी। डॉक्टर साहब, आप पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ में डॉक्टर फिलॉसफी, और आपने वहाँ से जो चीज़ें हासिल की हैं, आपका ये जो एक्सपीरियंस है, खास करके रिसर्च की फील्ड की दृष्टि से मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो उसको आपने क्या यहाँ कोई ऐसा चीज़ आपने उस पर फोकस किया है, या आपने उसको एक अपने इंस्टीट्यूशन का एक USP बनाने की दृष्टि से दिशा में कुछ कदम ऐसे उठाए हैं क्या? अभी मैं उठाने वाला हूँ उन चीज़ों को। जी देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज़ पे जो है मेरी जो वहाँ पे जो अनुभव रही काफ़ी लंबी रही है। जी करीब मैं 10 साल वहाँ पे मैं था। जी और मैं कहूँ तो वहाँ पे जो मैंने वहाँ पे जो सिस्टम्स लाए हैं, जी, और इससे जो है काफ़ी जो है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को काफ़ी जो है फ़ायदा पहुँचा है, बल्कि वहाँ के बच्चों को जो लोग उनसे, हाँ, मैं यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मतलब यूनिवर्सिटी का मतलब है वहाँ के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है जी और काफ़ी अच्छे पद पे वो पहुँचे हुए हैं। जी। तो मैं ज़रूर, मेरी यहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि वहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ लाई हैं, जो भी मैंने वहाँ पे अप्रोचेस लिए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूँ, और हर चीज़ पे जो है एक मेजरमेंट रखूँ। मेरा हमेशा फोकस रहेगा मेजरमेंट। ऐसा नहीं कि मैं चीज़ें जो है मैंने ये इम्प्लीमेंट कर दी तो ये काम हो गया, नहीं। जो भी मेरा जो भी अप्रोच रहेगा, जो भी मेरा काम रहेगा, जो भी मेरे जो इनिशिएटिव्स रहेंगे, हर मिनट मेरी मेजरमेंट रहेगी जी। क्योंकि है ना, मेजरमेंट से ही इम्प्रूवमेंट होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके लिए क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया हुआ है, कुछ ऐसा डेवलप किया हुआ है? जैसे अगर मैं थोड़ा सा मतलब आसान शब्दों में कहूँ कि रेटिंग, आप स्वयं में खुद की रेटिंग करते हैं, जैसे आपके स्कूल्स अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग हैं, या अलग अलग ब्रांचेज हैं उसको लेकर के, तो आपने कुछ इस तरह के सिस्टम्स इवॉल्व किए हैं? जी सर, इसमें जो देखिए, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो नॉर्मली हमें कहीं ना कहीं एक सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा जी। तो एक फीडबैक सिस्टम होता है जी। तो फीडबैक तो ये नहीं कहूँगा कि आपको मैंने फॉर्म दे दिया और आपने भर के दे दिया, उस टाइप का फीडबैक फॉर्म को मैं विश्वास नहीं रखता हूँ जी जी। तो मैं हमेशा जो है इंटरेक्शन, मतलब एक कनेक्ट बनाना, मतलब एक स्टूडेंट कनेक्ट बहुत ज़रूरी रहता है मुझे। जब तक मैं स्टूडेंट कनेक्ट नहीं करता हूँ तब तक मैं मेजरमेंट नहीं करता हूँ। मेरा हमेशा एक स्टूडेंट कनेक्ट बना रहता है। ये अप्रोच हर डिपार्टमेंट के साथ मेरी बनी है जी। और इसको मैं इम्प्रूव करते जाऊँगा, क्योंकि उसी कनेक्ट से ही मुझे ना पूरी जो है क्या मतलब क्या लर्निंग हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम कनेक्ट नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, चीज़ें जो है ना इम्प्रूव नहीं करेंगी। वेदर इट इज़ एजुकेशन बोलिए, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स, और वेदर इट इज़ एनी अदर पर्टिकुलर एक्टिविटी, कनेक्ट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड आपको यू हैव टू बी विजिलेंट कि आपको देखना होगा बच्चों के इम्प्रूवमेंट को, फैकल्टी के, या कुछ इस तरह मेजरमेंट जो मेजरमेंट आपको है ना एक यार्डस्टिक बनानी पड़ेगी, एक प्रोग्राम बनी हुई है जिससे जो है हम हर हफ्ते जो है इसको रिव्यू करते हैं कि भाई हर दिन का एक कुछ ना कुछ फीडबैक सिस्टम बना हुआ है जी। हफ्ते में एक बार रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें आज की डेट में क्या इंप्रूवमेंट हुई है, हफ्ते में हमने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या इंप्रूवमेंट हुई, उसमें हमें अगले आने वाले सप्ताह में हमें किस तरह की चेंजेस। तो क्या जो इम्प्रूवमेंट का सिस्टम है जो आपने इवॉल्व किया हुआ है, क्या इसमें स्टूडेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है? स्टूडेंट का ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन तो तब होगा जब उनके सजेशंस या फिर उनके प्रॉब्लम्स को एक सही तरीके से एड्रेस किया जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चे एडमिशन ले लिए, ठीक है, और स्टीरियोटाइप चीज़ें चल रही हैं, कोर्सेज उस तरह चल रहे हैं, टीचर उस तरह चल रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें, और बच्चे अगर अप्रोच करना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं, तो वहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम कुछ बातें कह सकें और उसमें सुधार आ सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्वयं में, आज के बच्चे जो खास करके यंग स्टूडेंट्स अब जो आ रहे हैं स्कूल से निकल के, दे ऑल आर वेरी सेंसिटिव, और उनमें एक ईगरनेस इस तरह का है कि वो बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं वो। तो उनको अगर आगे बढ़ने में थोड़ा सा भी कहीं अगर पिन पॉइंट कुछ कमी दिखती है तो
तो वो बड़ा एग्जॉस्टेड या बहुत फेडअप महसूस करते हैं। वो लगता है कि कोई मुझे सुनने वाला हो, तत्काल मेरे कोई इस चीज़ को एड्रेस करे। तो क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन या इस तरह की उनको ऐसी चीज़ों को सहलाने की दृष्टि से, जो उनके ये घाव होंगे, तो वो सहलाने के उस तरह की कोई व्यवस्था आपके पास है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट रखा है आपने। प्रॉब्लम देखिए, ये जो भी इम्प्रूवमेंट है, जो भी मैं चीज़ कह रहा हूँ, ये कनेक्ट जो भी मैं कह रहा हूँ जी, ये स्टूडेंट रिलेटेड कनेक्ट ही है। ओके, ठीक है जी, क्योंकि फाइनली आपने जैसे आप बात कही कि ना, जो 12th क्लास से जो बच्चे जस्ट पास होके आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत हाई रहती है। मतलब वास्तव में मैं कहूँ तो बहुत सही है। हमें ये देखना है कि जो हमारे पास जो भी बच्चे आएंगे 12th क्लास पास करके या ग्रेजुएशन के बाद जो आए पीजी प्रोग्राम्स के लिए आएंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, सबसे पहले हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि उनकी जो सोच है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही हम सोचें। तो जब हम उस एक्सपेक्टेशन से ऊपर जब हमारी विजन उस हाई लेवल पे रहेगी, देन व्हाट हैपेंस इज कि हमें एक फ्रीक्वेंट कनेक्ट, मतलब जो नए बच्चे आएंगे, तो मैं तो हर 2 दिन में 3 दिन में जो है हमें उनके साथ एक कनेक्ट बना कर रखें। उस पर्टिकुलर कनेक्ट से जो है हमें फीडबैक मिलती रहेगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चों की जो विजन रहती है, उस विजन के ऊपर हम उनसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी जो एम्बिशन है, उनकी जो है डायरेक्ट लाइन ऑफ थिंकिंग है और डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पे जो है ना, वो अपने आप को फोकस करें और उनको हम गाइड करें छोटे छोटे माइनर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। पहली साल से हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जब उतना उनकी एम्बिशंस, उनकी जो सोच रहती है, उस सोच के साथ जो है दे गेट अलाइंड कि हाँ, ये आई थिंक नाउ वी आर गोइंग इन अ राइट ट्रैक। और जैसे जैसे हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाते जाएंगे, ये लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है एडवांस होते हुए चले जाएंगे। और फाइनल ईयर आते आते बच्चे में इतनी कॉन्फिडेंस आ जाती है कि ही इज़ so confident that he is ready to take any challenge, okay, once he moves out of the campus. So ये सारी चीज़ें सर कनेक्ट बेस्ड हैं, और इस कोशिश से दुनिया को कुछ नई नई चीज़ें भी उनके माध्यम से खुद लेके आते हैं। मिल सकती इसमें है। मैं एक बात और को जोड़ दूँ कि यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे नॉर्मली खुद लेके आते हैं। एक्चुअली देखिए, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, हम रिसर्च करते ही हैं, पर हमसे ज़्यादा रिसर्च बच्चे करते हैं। जब हम उनको एक दिशा देते हैं, बेटा आज के डेट में आप है ना ये चीज़ बनाओ, जैसे कि आप, मैंने कहा कि यार गेट है ना ऑटोमेटिक ओपन एंड क्लोज होना चाहिए, तो बोलते हाँ सर कर देंगे। तो जब वो काम करने लगते हैं तो सोच में आ जाती है कि कैसे है। तो इंटरनेट आज के डेट में तो गूगल सबके हाथ में है ही है। एक्सप्लोर करते हैं, पर एक्सप्लोर करने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। एग्जीक्यूशन में जो है ना, एक फैकल्टी और एक गाइड की, बहुत मेंटर की बहुत ज़रूरत होती है। तो है ना, आप एक छोटे छोटे जो है ऐसे मॉडल्स पे हम हमसे काम कराते हैं। तो इससे क्या है ना, एक जैसे वहाँ सेंसर लगनी है, वहाँ पे एक छोटी मोटर लगनी है, इससे इतना आइडिया देंगे तो बाकी वो फैब्रिकेट कर जाता है। तो देखिए, इससे है ना कॉन्फिडेंस, इससे फिर उनका इमेजिनेशन भी बिल्कुल डेवलप होने लगता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप्रोच चाहिए आज के डेट में, आज की जनरेशन के बच्चों में। मैं तो बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ, आज के डेट में जब तक हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी जब तक हम बनाएंगे नहीं, बच्चे जो है ना आगे, वो उनको देयर विल नॉट बी इनटू ए कंफर्ट जोन। ये मेरी हमेशा रहती है, दिस इज व्हाट माय थॉट है, एंड दिस इज हाउ आई थिंक वी विल ड्राइव द थिंग्स। ओके डॉक्टर शास्त्री से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, और हम उनसे पूछेंगे कि एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है लिंगायत विद्यापीठ में। बस छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर यूं लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड, और मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जी शास्त्री, प्रो वाइस चांसलर लिंगायत विद्यापीठ से। डॉक्टर शास्त्री, एकेडमिक एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, और एक पेरेंट्स की ये एक बड़ी माकूल चिंता रहती है। संभव है कि आप मेरे इस बात से सहमत होंगे। तो एकेडमिक एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंगायत विद्यापीठ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई करना और जो उनकी चिंता है उसका भी निराकरण करना, ये
इंस्टीट्यूशन के हेड के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप? जी, सही कह रहे हैं सर, ये आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। नॉर्मली फॉर किसी भी एकेडमिक सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हमारे पास जो भी स्कॉलर आई मीन कोई भी एस्पिरेंट आता है, हमेशा जो है पेरेंट्स की हमेशा ही कंसर्न रहती है कि मेरा बच्चा इस कॉलेज में अगर दाखिला ले रहा है तो इसका भविष्य कैसे रहेगा, और इसका जो 4 साल या 3 साल का जो सफ़र है किस तरह से चलेगा। देखिए, इसमें मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक मेंटर मेंटी एक अप्रोच है जी जहाँ पे एक कुछ 10-12-15 बच्चों के जो है एक ग्रुप के साथ एक फैकल्टी को अटैच किया जाता है। ओके। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की, क्योंकि इनिशियल डेज ऑफ द करियर, इनिशियल डेज ऑफ द कॉलेज लाइफ, तो हमेशा जो है बड़ी मतलब बड़ा कष्टदायक होता है। रीज़न बीइंग घर से छोड़ के आते हैं जी। और बच्चे को ही नहीं, उधर माता पिता को भी जो है बड़ा दुख रहता है, चिंता रहती है कि एक बिल्कुल ही स्वतंत्र वातावरण में अचानक ही बच्चा जा रहा है जी। तो अचानक वो जो है वहाँ गया, क्या कर रहा है, उसकी पढ़ाई कैसे हो रही है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, मतलब देखिए चिंताएं बहुत होती हैं जी। क्योंकि स्कूल में तो पेरेंट्स मीटिंग, ये मीटिंग, इस तरह के कुछ प्रोविजंस होते हैं, तो लगता है पेरेंट्स समझाते हैं, मिलते हैं, तो वो एक चिंता रहती है। बिल्कुल सर। तो क्योंकि स्कूल एनवायरनमेंट के साथ जैसे ही कॉलेज एनवायरनमेंट आते हैं, कॉलेज एनवायरनमेंट एक प्रोफेशनल व्हाट यू कॉल एनवायरनमेंट है जी, जिससे एक प्रोफेशनल व्हाट यू कॉल एनहांसमेंट के लिए क्या ना एक डायरेक्शन मिल जाता है जी। और प्रोफेशनल डायरेक्शन के लिए है यहाँ पे इस संस्थान में हमने एक मेंटर मेंटी वाला जो है सिस्टम बनाया है जी, जिसमें हर 10 बच्चों के पीछे एक मेंटर होते हैं, एक फैकल्टी है जी, जो है हर चीज़ की जो है उनसे बात होती है, हर 2 दिन 3 दिन में एक बार उनके साथ मीटिंग होती है जी। और उनको जो है ना कंफर्ट किया जाता है कि आपको किस तरह से अपने आप को जो है संभल के चलना है जी। किस तरह अपने आप को जो है टाइम फ्रेम में जो है पढ़ाई प्लान करनी है, और किस तरह से आपको क्लासेस में जो है इंटरेक्ट करना है जी। और किस तरह से जो है आपके टीचर्स के साथ जो है ना आपको तालमेल बना के रखनी है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है टीचर ही गाइड करे, टीचर ही सब कुछ है, फादर मदर गाइड मेंटर एवरीथिंग इज अ टीचर हियर। सो स्टार्टिंग डेज हमेशा इसी तरह चलते हैं। तो यहाँ पे जब एकेडमिक्स की जब आप बात करें तो एकेडमिक्स में भी जो है ये सबसे पहला स्टेप होता है कि बच्चों को पहले हम कंफर्ट जोन में लाएं। पहले कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं कि मतलब उनको बिल्कुल ही फ्री कर दें। कंफर्ट जोन का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, कंफर्ट जोन मीन्स इनकी जो चिंताएं हैं, इनकी जो दिमाग में जो स्ट्रेस है उसको हम कम करें। मतलब एक प्रकार का भय रहता है कि हम स्कूल से सीधा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो उस भय को समाप्त करना सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी रहती है जी। तो उस प्रायोरिटी में सबसे पहले है ना, हम बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहती है। मेंटर भी जो है हर दिन 2 दिन में एक बार उनसे मुलाकात होती है, और जो भी निर्देशन, जो भी उनको जो भी पॉइंट्स होते हैं, उन सारे पॉइंट्स पे उनसे चर्चा की जाती है। आपको इस तरह रहना है। तो एक सेमेस्टर तक जो है इंटरेक्शन बहुत, हर दिन लगभग ऑलमोस्ट मानिए महीने में कम से कम 25 दिन तो इंटरेक्शन होती है। और उसके बाद जो है एकेडमिक्स में हम धीरे धीरे जो है बच्चों को जो है ना वी स्टार्ट ब्रिंगिंग इनटू एकेडमिक्स, और उनको हम पूरी कैंपस की टूर कराते हैं। उसके बाद कैंपस में हर लैब्स में को हम उनकी विज़िट कराते हैं। एक एकेडमिक व माहौल, मतलब एक टीचिंग होती है, एक लर्निंग अप्रोच हम वहीं क्रिएट करते हैं। मैं इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं मानता कि आप क्लास में बिठा के पढ़ा दो तो वो एकेडमिक माहौल है। मैं नहीं मानता इस बात को। एकेडमिक माहौल जो है ना आपको बनाना होता है, और दैट इज़ पॉसिबल ओनली आउटसाइड द कैंपस, और इट इज़ पॉसिबल ओनली इन दी व्हाट यू कॉल द प्लेस ऑफ लर्निंग, दैट इज द लैब्स जी। मतलब ये आपका फोकस है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जिसे हिंदी में सर्वांगीण विकास कहते हैं, उस पर फोकस गवर्नमेंट का ज़्यादा रहता है जी। तो इंस्टीट्यूशन, वास्तव में इंस्टीट्यूशन उस पर ज़्यादा काम करते हैं। बिल्कुल, जब तक उस लेवल पे आप जब तक काम नहीं करोगे जी, उस लेवल पे जब तक आप ट्रेनिंग नहीं दोगे आप बच्चों में, तब तक बच्चे हैं ना दे विल नॉट फील कंफर्टेबल जी। उनको लगेगा कि एक होम सिकनेस एक ऐसा इशू आता है। क्यों आता है जी? वाई होम सिकनेस? देखिए, होम सिकनेस के बाद लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए कोई भी क्लास में आप बैठा दोगे, नॉर्मली व्हाट हैपन,
बच्चा हमेशा बोलता सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो घबराया हुआ है, घर से बाहर है, उसको लगता है मैं घर में याद आ रही सब, मुझे घर जाना है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो है उस माइंड में जो वो जो चीज़ है उसको पहले आप थोड़ा दूर उसको निकालना होगा। और निकालने के लिए यहाँ अफेक्शन अलग तरह का यहाँ आपको एक अलग टाइप का अफेक्शन और एक अलग टाइप का इंजेक्ट करना होगा। हाँ, ये इंजेक्शन जो है क्लासरूम से नहीं होती है जी, ये आपको बाहर कैंपस एनवायरनमेंट से ही चाहिए। बच्चों के साथ है ना, आपको उठना मिलना बैठना, उनके साथ मीटिंग करना, उनसे कुछ अच्छी बातें बताना, कुछ है ना एक प्रोफेशनल व्हाट यू कॉल एक डायरेक्शन देना, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो लिंगायत में हम लोगों की हमेशा ये अप्रोच रहती है, ये दिशा में हम लोग चलते हैं। जी जी जी। तो क्या जो मेंटर्स हैं जिसकी आपने चर्चा की, और क्योंकि वो बच्चों से बिल्कुल 24 आवर्स ऑलमोस्ट कहें तो घर जा कर के भी मेंटर के साथ वो टच में रहते हैं, अपने डेवलपमेंट या अपने सब्जेक्टिव चीज़ों को लेकर के भी, तो क्या मेंटर्स जो हैं उन बच्चों के परफॉर्मेंस की दृष्टि से जो वो वॉच करते हैं वो पेरेंट्स को भी फीडबैक देते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। देखिए मेंटर का क्या है ना, मेंटर का जो रोल होता है, उनके पास जैसी नए बच्चे आते हैं तो उनके है ना एक फॉर्म होती है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं जी। तो उनका उस डिटेल्स में पर्सनल डिटेल्स भी होती हैं, एकेडमिक डिटेल्स भी होती हैं जी। उसके बाद उनके हॉबीज़ होती हैं, उनके बाद इंटरेक्शन जो होती है, इंटरेक्शंस में जो जो चीज़ डिस्कस की जाती हैं वो सारी चीज़ उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं जी। मतलब एक कॉम्प्रहेंसिव शीट है वो, और ये कॉम्प्रहेंसिव शीट जो है पूरे 4 साल चलती है। अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर और कोई प्रोग्राम चला रहा है, 3 साल का प्रोग्राम है तो 3 साल के लिए चल रहा है जी। तो जितनी जितनी इंटरेक्शंस होती हैं सारी इंटरेक्शंस में रिकॉर्ड की जाती हैं, और क्योंकि एक बार आप इंटरेक्शन रिकॉर्ड करते जाएंगे ना, आपको है ना एक आइडिया लग जाए कि इस स्टूडेंट का जो है ना, मतलब इनका जो है बिहेवियर कैसा है, हाउ इज़ गोइंग टू डू इन हिज करियर, व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्शन और व्हाट टाइप ऑफ गाइडेंस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिम, है ना, टू गिव हिम, शो हिम गेट ऑन ट्रैक, या टू कीप हिम ऑन ट्रैक। ये एक डायरेक्शन मिल जाता है, मतलब तुरंत आते ही नहीं पता लगता है, पर 2-3 इंटरेक्शन में आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि अच्छा ये बच्चे को हमें, ये हमारा एक सोफिस्टिकेटेड या नहीं थोड़ा डेलिकेट है स्टूडेंट है, ये इज़ ए वेरी, इसको थोड़ा गाइडेंस देंगे तो रास्ते पकड़ लेगा। बहुत तेज़ी में चलने वाले भी बच्चे आते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव वाले भी आते हैं, उनको हमें संभालना होता है। बेटा ऐसा नहीं, यू हैव टू बी वेरी, थोड़ा अपने आप पे सब्र रखो, यू नीड टू मूव वेरी क्वाइट, है ना। तो इस तरह से जो है ना हमें पहले 2-3 हफ्ते है ना, ये हमें बैलेंस लेके चलना होता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है चीज़ें जो है एकेडमिक फ्रंट में आ जाती हैं जी। क्योंकि नाम लिंगायत विद्यापीठ है, विद्यापीठ संस्कृत शब्द है ऑलमोस्ट, और ये जो सिलेक्शन हुआ है इस इंस्टीट्यूशन के नामकरण की दृष्टि से, तो आपकी अब तक की बातचीत से मुझे थोड़ा ये रिफ्लेक्शन हो रहा है कि मतलब स्पिरिचुअलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा बच्चों को जैसे पौराणिक काल में बिल्कुल एक जिस सांचे में ढालना चाहिए उस सांचे में ढालने की पूरी कोशिश होती थी कि उस बच्चे को हमने अडॉप्ट कर लिया, और अब जब यहाँ से हमारे पास से इस आश्रम से वो बच्चा बाहर निकल कर जाएगा तो वो बच्चा फिर कहीं भी जाकर वो मतलब फेल्योर नहीं हो सकता किसी भी क्षेत्र में। तो विद्यापीठ जो नाम आपने नामकरण दिया है तो उसको पूरी तरह से आप धरातल पर उतारने की कोशिश। आपने विद्यापीठ आपने कह दी बात, तो मैं आपको बता दूं जी, आप पूरे कैंपस में आप जाए कहीं पे भी देख लिए, पूरा वास्तु बेस्ड है ये जी। कहीं पे आप है ना, मतलब एवरी पर्टिकुलर कॉर्नर, एवरी पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, ग्राउंड, प्लेग्राउंड बोलिए, व्हाटएवर जो भी लोकेशन बोलिए, एवरीथिंग इज साइंटिफिक व्हाट यू कॉल बेस्ड सिस्टम। ओके, ठीक है। विद्यापीठ जब आप क्या है ना संस्कृत वाली शब्द कह रहे हैं आप, तो ये पूरा केयर लिया गया है। देखिए सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, प्लस ग्रोथ, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ को जो है ना पूरा का पूरा जो है ध्यान दिया गया है, क्योंकि वेदर वी फॉलो वास्तु और नॉट, बट इट इज बीइंग फॉलोड हियर, एंड ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स आर बीइंग टेकन, इंक्लूडिंग व्हाट यू कॉल द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, इंक्लूडिंग द हॉस्टल बिल्डिंग जहाँ पे भी बने हैं, सारे के सारे जो है इस पे जो पूरा का पूरा जो है ये चीज़ को ध्यान, साइंटिफिक व्हाट यू कॉल प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखा गया है, रखने के बाद ही बिल्डिंग बनाई गई है। यानी अंदर आने के बाद ही बच्चे में एक फीलिंग अलग तरह की उसको महसूस हो, और उसको एहसास हो कि मुझे कोई शांति सी महसूस होती है, और शांत मन ही वास्तव में
किसी एक नई प्रकार की कल्पना का इजाद वो कर सकता है। इस तरह के ये एक धारणा इस इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसा है, क्योंकि जब मैं इन किया तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जो मुझे एहसास हुआ वो मैंने आपसे रिफ्लेक्ट इसमें मैं आपको एक बात और यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि सुबह कॉलेज शुरू होने से पहले जो है जी, जैसे 9 बजे हमारी अगर टाइमिंग शुरू है, 8:30 बजे से यहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जी, इसमें जो है ना भक्ति के गीत मतलब चलाए जाते हैं ताकि है ना एक पॉजिटिव एनर्जी जो है पूरे कैंपस में जो है वो उसका प्रवाह हो, बिल्कुल वो चले बिल्कुल। सुबह जो है 8:30 से 9 बजे तक जो है ये चीज़ यहाँ पे रिवाज है। आई मीन विद्यापीठ आपने कहा है, इस पे मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, ये चीज़ का भी हमें पूरा ध्यान दिया नहीं। अब मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और ख़ास करके पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत संतोष की बात होगी, मुझे लगता है। और आज की तारीख में किसी इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, एक यूनिवर्सिटी में, और वहाँ अगर इस तरह का स्पिरिचुअल एक माहौल मिले बच्चे की दृष्टि से, तो मैं तो समझूंगा कि बहुत अच्छा है। और अब तक मैं जितने इंस्टीट्यूशन अपने इस लंबे कैरियर में, जर्नलिस्टिक कैरियर में मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ, आई हैव नॉट फाउंड दिस फैक्टर ओनली। जो आपने कहा कि भक्ति संगीत और इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो ये चीज़ें तो कम से कम नहीं है, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ अपने दर्शकों की दृष्टि से। जी, अब नेक्स्ट दूसरा सवाल ये होता है टीचर जो पेरेंट्स हैं, कि पेरेंट्स के मन में भी होता है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उसका वो लेवल उस हिसाब से नहीं होता है क्वालिफिकेशन की दृष्टि से कि वो उस स्तर पर जाकर सोच पाए। लेकिन पेरेंट्स जो हम जैसे एक जो सेंसिटिव पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, तो वो ज़रूर सोचते हैं कि आखिर जो आपके यहाँ फैकल्टी है वो किस लेवल की फैकल्टी है, फैकल्टी का सिलेक्शन जो आपके यहाँ होता है वो किस प्रकार से कैसे होता है। क्योंकि एक नॉर्म्स है, यूजीसी का नॉर्म्स है, ठीक है, यूजीसी ने तय कर दिए, स्कूल्स के लिए सीबीएसई तय करे या फिर गवर्नमेंट तय करती है, लेकिन उस नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना अल्टीमेटली तो ए पर्सन लाइक यू हु इज़ लीडिंग दिस इंस्टीट्यूशन, इट डिपेंड्स अपॉन योर टेम्पो, कि आप पर निर्भर करता है, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपके विचार पर डिपेंड करता है। तो उस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं और कहाँ आप पाते हैं, क्या फैकल्टी की दृष्टि से आप पेरेंट्स को संतुष्ट करते हैं वो, और वो फैकल्टी का ग्रेड अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर पाएँ? जी जी, देखिए सर, कोई भी इंस्टीट्यूट की ग्रोथ और उसकी जो है डेवलपमेंट बोलिए, उसका जो प्रोग्रेस जो है ये डिपेंड करता है फैकल्टी के ऊपर, बिकॉज आई बिलीव फैकल्टी इज़ द बैकबोन जी ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एज पर द एकेडमिक सिस्टम इज कंसर्न। हाँ, मतलब एक्चुअल में फेस वही है, वही फेस है, क्योंकि है ना वहीं से जो है ना आपका जो भी बच्चे आएंगे उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये सारी की सारी डिपेंड करती है फैकल्टी के ऊपर ही, क्योंकि इन्हीं की गाइडेंस से चीज़ें चलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है जी। और जहाँ तक फैकल्टी हमारे लिंगियास विद्यापीठ में, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टी दे आर डॉक्टरेट्स, और ज़्यादातर फैकल्टी जो हैं अच्छे संस्थान से आए हैं जी। ये चीज़ तो मुझे एहसास हो रहा है कि आप वारंगल एनआईटी से ऑलरेडी, तो हमें समझ में आता है कि, और इसलिए इस चीज़ की मैं चर्चा बार बार कर रहा हूँ कि जो यंग फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग देखते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में खास करके स्कूल्स के एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से भी और हमारे ऑनलाइन द पब्लिक वर्ल्ड पोर्टल से, एंड आई हैव वन एकेडमिक पोर्टल ऑल्सो, schooltimesindia.com। तो वो दैट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर स्कूल्स एंड कॉलेज एक्टिविटीज़। तो उससे बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए, क्योंकि इस तरह के सवालात आएंगे, जैसे ही हम ये इंटरव्यू टेलीकास्ट करेंगे तो सवालात उठेंगे, तो इसीलिए मैं तो उन एक दर्शक और अपने जो हमारे लोग हैं उनका एक नॉमिनी बनकर मैं आज आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जिससे कि वो सेटिस्फाई हैं और उनके सारे सवाल के जवाब उनके सामने जाएं, क्योंकि पेरेंट्स भी इस तरह की चीज़ों की चिंता वो करते हैं फैकल्टी की दृष्टि से। जी, थोड़ा सा फैकल्टी पर आप जी। हाँ जी, फैकल्टी में देखिए हमारे यहाँ जो टोटल स्कूल्स हैं जी, इन जिस स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जहाँ पे सारे बीटेक प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जी, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जी, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग है। इस सारे के सारे प्रोग्राम्स के जो हेड हैं सारे के सारे डॉक्टरेट्स हैं, सारे अच्छे संस्थान से पढ़ के आए हैं, अनुभवी हैं, एक्सपीरियंसड है। देखिए मोर देन क्वालिफिकेशन ज़्यादा मैं कहूँगा तो एक्सपीरियंसड है।
और ज़्यादातर जो लोग हैं जो आइदर IIT से हैं या नहीं तो NIT से हैं, ठीक है जी। बिल्कुल। और उनके अंदर में जो टीम है, टीम भी बड़ी एक्सपेंडेड टीम है जी उसमें भी डॉक्टरेट्स हैं। कुछ फैकल्टी जो डॉक्टरेट नहीं है वो ऑलरेडी दे आर डूइंग द PhD। जी अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। जी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में भी हमारे जो मेन जो हेड हैं वो भी डॉक्टरेट हैं और काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, वो भी करीब 16-17 साल इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन जी एंड ही इज़ अ वेरी इनोवेटिव पर्सन। उनकी टीम भी जो है इक्वली इनोवेटिव है। देन वी हैव स्कूल ऑफ फार्मेसी। स्कूल ऑफ फार्मेसी के भी जो है बहुत बड़ी टीम है, उसमें करीब 5 हमारे पास 5 PhD होल्डर्स हैं उसके, और सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड होल्डर्स हैं। जी और जिनकी PhD, देखिए PhD इज़ ए वेरी बिग टास्क, सो देयर पीपल आर डूइंग PhDs, all of them have enrolled into PhDs. जी Then we have got a school of then we have got school of education, जी जहाँ B.Ed और those things हैं, वहाँ जी। पे भी जो है हमारे पास फैकल्टी वो आर अगेन दे आर PhD होल्डर्स, काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी उनके पास हैं। जी देन वी हैव गॉट स्कूल ऑफ लॉ। जी स्कूल ऑफ लॉ में भी हमारे पास सारे के सारे जो हैं फैकल्टी दे आर ऑल PhD होल्डर्स, हेडेड बाय द HODs, अगेन ए वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, राइट। जी सो एक तरह से मैं बोलूँ तो देखिए PhDs सारे तो वेल क्वालिफाइड हैं। क्वालिफिकेशन से ज़्यादा मैं कहूँगी ना एक्सपीरियंस्ड है। देखिए क्वालिफिकेशन एक अपनी जगह है, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर इज़ द अदर पार्ट ऑफ इट। तो आई बिलीव इज लॉट इन एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। दैट इज हाँ, तो लिंगियास विद्यापीठ के हमारे जो फैकल्टी में जो है वो एक्सपीरियंस एक्सपोजर है जो हमें एक डायरेक्शन देती है। देखिए क्वालिफिकेशंस तो इम्पोर्ट अपनी जगह हैं, पर एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से क्या होता है, एक रिसर्च मोड आता है, एक रिसर्च डायरेक्शन मिलता है, मतलब एक इनोवेशन आता है। क्योंकि जब तक हमारे पास एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं होता हम उस दिशा में सोच नहीं सकते। तो मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी एक्सपोज्ड हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, तो इससे क्या है ना, यूनिवर्सिटी तभी जो है इट इज़ प्रोग्रेसिंग मोर इनटू अ रिसर्च मोड, और तभी हमारे यहाँ के एलुमनी भी जो है दे आर ट्राइंग टू हैव देयर ओन स्टार्टअप्स। क्योंकि है ना जो स्टार्टअप्स है उसे जो थॉट प्रोसेस आनी है इज अगेन कम्स फ्रॉम द फैकल्टी। फैकल्टी नहीं बोलूँगा, फैकल्टी के साथ साथ यू नीड टू हैव द एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। That is there. I think that's the very important factor which I think Lingias Vidyapeeth is having, and it is moving in that particular direction in selecting more such type of faculty members for the institution. हम लगातार we are in search for such type of faculty now, more and more, so that the direction of the learning and the education moves to a higher स्पिरिट। ओके डॉक्टर शास्त्री, आपसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। अभी और भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हासिल हमें करनी है अपने दर्शकों की दृष्टि से, तो बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बस यूं गया और यूं आया, आप जाइए कहीं नहीं और देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड और मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जी शास्त्री, प्रो वाइस चांसलर लिंगायाज विद्यापीठ फरीदाबाद से। डॉक्टर शास्त्री, किसी भी यूनिवर्सिटी का और एक सेंसिटिव पेरेंट या वेल क्वालिफाइड पेरेंट्स भी होते हैं, मीडियम ग्रेड के भी क्वालिफाइड पेरेंट्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अगर मैं ना बढ़ पाया तो हमारे बच्चे अच्छा करें, और सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ उनको दे करके, खास करके क्योंकि एजुकेशन की दृष्टि से एक ओपिनियन इस देश में क्रिएट हो गया है कि शिक्षा बहुत कॉस्टली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो पेरेंट्स ये चाहता है कि उस इंस्टीट्यूशन में वो सब कुछ मिले जहाँ मैं अपने बच्चे को भेजूँ, तो पूरी तरह से वो एकदम से तैयार होकर के दुनिया में वो जाए। तो ऐसे में एक सवाल और सामने आता है कि आप यूनिवर्सिटी की रेटिंग, जब बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं इस देश में, बहुत चर्चाएं ऐसी कभी कभी हो जाती हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के भी, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करती रहती है वहां। तो एक यूनिवर्सिटी आपकी है
और इसको अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि रिसर्च पेपर पब्लिश होने की दृष्टि से भी एक इवैल्यूएशन लोगों का होता है, तो उस मायने में लिंगायत विद्यापीठ फरीदाबाद कहाँ खड़ा है? जी, नहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी या विद्यापीठ को जो है ना, इसकी जो एग्जिस्टेंस है, इसके एक मापदंड है जी जो है एक्रेडिटेशन। जी और जो एक्रेडिटेशन बॉडी होती है, जो बॉडी होती है, पूरी मतलब एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट के एक पूरी तरह से जो है उसको इवेलुएट की जाती है। जी। मतलब ये अगर मैं कहूँ थोड़ा साधारण शब्दों में, हाँ। कि वो उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूशन के एक एक कॉर्नर को, एक एक सुई के नोक भर भी चीज़ों को वो खंगालता है, वो बिल्कुल जी, वो पूरी वो थर्ड पार्टी वो वो एक गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन बॉडी है जी। ये पूरा का पूरा आपके जो इंस्टीट्यूशन को ना हर पर्टिकुलर फ्रंट में जी। मतलब आप एकेडमिक हो गया, रिसर्च हो गया, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम हो गया, इनोवेशन हो गया, गवर्निंग हो गया, उसके बाद आपके करिकुलर एस्पेक्ट्स हो गए। मतलब एक 6-7 ऐसे एरियाज हैं जो पूरे एक संस्थान को डिफाइन करती हैं। तो उसमें हर पैरामीटर को जो है उसको मेजर किया जाता है। मेजर करने के बाद one cannot manipulate those things. One cannot, very true. One cannot manipulate those particular things. And in each of the parameters, there are certain what you call guidelines. Okay. Or there are certain what you call scores, evaluated scores to be obtained. Then only that particular institution will be given the accreditation. जब कोई भी इंस्टीट्यूट और या यूनिवर्सिटी अगर एक्रेडिट होता है, दैट मीन्स दैट इंस्टीट्यूट इज रेटेड अंडर दैट पर्टिकुलर क्वालिटी बैनर। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि रिसर्च पेपर्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट, जहाँ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब तक हमारा फैकल्टी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट। एंड मोर आवर यूनिवर्सिटी दैट इज लिंगायत विद्यापीठ इज ए NAAC accredited institute. So that means already this particular thing has gone into that. जी, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि जैसे अगर एक लेमैन के रूप में कि व्यक्ति ये सोचता है कि, और अगर आप स्कूल से एजुकेशन के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक चर्चा होती थी, जब हम लोग भी स्कूल में थे तब भी ये कहा जाता था, अक्सर सुनने को मिलता था कि जो टीचर खुद पढ़कर नहीं आएगा वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। ये एक उस वक्त एक सामान्य जो चर्चा होती थी पेरेंट्स में, तो एक बच्चे के रूप में जो हम लोग सुनते थे उसमें स्कूल गोइंग में, तो इस तरह का ओपिनियन क्रिएट होता था। तो इसीलिए उसी दिशा में मेरा ये सवाल आपसे था कि अगर टीचर्स इनोवेटिव नहीं होंगे, टीचर्स अगर रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होंगे या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं होंगे, तो फिर वो बच्चे को क्या देंगे, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपके सामने। नहीं, बहुत सही है जी। देखिए, इसमें भी मैं कह रहा हूँ ना, इनोवेशन मैं बार बार शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इनोवेशन सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, पढ़ाई मतलब टीचिंग में भी है, पेडागोगीज हैं जी। पहले आप जैसे आपने वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि ना एक कन्वेंशनल मॉडल पे हम पढ़ाते थे जी। नो, आप पेडागोगीज बहुत टाइप के पेडागोगीज हो गए हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम्स हो गए हैं, मतलब बच्चा खुद मतलब पढ़ के आएगा और ज़्यादा इंटरेक्टिव मोड पे आ जाएगा। और द सेकंड थिंग इज रिसर्च मोड। आपको कहा गया भी आप रिसर्च पेपर पढ़ के आओ, उसको डिस्कस कर लो क्लास में। देखिए, अप्रोच जो लर्निंग हो रही है ना, लर्निंग एक रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है। जब तक फैकल्टी पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली जो है उसके बाद नॉलेज नहीं है, तो उस टाइप की जो है क्लासरूम को फेस नहीं कर सकता, वो इंटरेक्टिव बच्चों से नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है ना इंटरेक्ट कर रहे हैं, फैकल्टी सुन रहा है, फैकल्टी अपना जो है बियॉन्ड नॉलेज दे रहा है जी, है ना। जैसे कि हम स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन, पहले की कॉलेज एजुकेशन के बारे में हम सोचें, टीचर जो है अपनी प्रिपरेशन करके क्लासरूम पढ़ा रहा है जी, पर अभी ऐसा नहीं है, पेडागोगीज चेंज हो गई हैं। यही जो है एक्रेडिटेशन में भी यही चीज़ देखा जाता है कि आपके अंदर ऐसा क्या वैरायटी है, ऐसा क्या खूबी है कि आपका जो टीचिंग अप्रोचेस बड़ा इनोवेटिव है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिंगायत विद्यापीठ में हमने बहुत सारे पेडागोगीज को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि हम प्रोजेक्ट दिखा के उस पे हम उसकी वर्किंग के बेसिस पे हम बच्चों को समझाते हैं जी। तो मतलब हम बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं, हम सीधा आपको लाइव दिखा रहे हैं। दूसरा जो है फ्लिप्ड क्लासरूम्स हैं। फ्लिप क्लासरूम्स मतलब हम ऑलरेडी बच्चों को टॉपिक दे देते हैं, भाई आप चीज़ें पढ़ के आओ और क्लासरूम में आप इंटरेक्ट करो, जैसे फ्लिप क्लासरूम। ये सारी चीज़ें है ना फास्टर वे ऑफ लर्निंग।
और not only faster way of learning, but these are the learning approaches which are going to open up the thinking thought process of a individual. So ये सारी approaches हैं, ये सारी चीज़ें research based ही हैं जी और ये सारी जो हैं हमारी जितने भी research publications होती हैं जी और जितने भी हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं उसी के बेस्ड पे ही होती हैं। जी। नहीं, जो एक्रेडिटेशन की बात आपने की, वो कौन कौन सा एक्रेडिटेशन है इस इंस्टीट्यूशन को? इस पे अभी हमारे पास अभी नैक है, जी अभी हम उस पे काम कर रहे हैं, नैक के सेकंड साइकिल पे, अगला साइकिल पे जा रहे हैं, जी जो ऑलरेडी वर्क इज़ ऑन दिस जी और प्रॉब्ली आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर हमारे पास फिर री एक्रेडिटेशन आ जाएगी, क्योंकि अभी बीच में थोड़ी हाँ, ये तो कोरोना महामारी के जो कारण हाँ से जी जी एक पेंडेमिक आने की कई वजह चीज़ों से में जो है, गैप आया काफ़ी है। हमारे पास इसके वजह से गैप है जी जी और स्टिल आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन इट एंड प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट ईयर आई थिंक वी शुड बी जनवरी फरवरी के आसपास जो है जी हमारे पास सेकेंड साइकिल ऑफ एक्रेडिटेशन आ जाएगा जी और उसके बाद वी विल बी गोइंग फॉर एनबीए ऑल्सो। ओके एनबीए एक प्रोग्राम बेस्ड एक्रेडिटेशन है, जी बहुत डिटेल्ड व्हाट यू कॉल क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम है। आई सी। ओके डॉक्टर साहब, मैं अगर कोर्सेज के नाम मैं जानना चाहूँ कि एट प्रेजेंट लिंगायत विद्यापीठ में वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि यहाँ अभी अवेलेबल हैं और बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और वो एडमिशन ले सकते हैं? जी जी मैं दोनों ही ग्रेड की बात कर रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट में अंडर ग्रेजुएट भी है और डिप्लोमा कोर्सेज भी आजकल यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्च किए गए हैं और वो चीज़ें चल रही हैं। तो इन दोनों दृष्टि से आप मुझे थोड़ा सा एलेबरेट करके बता दें। यहाँ पे लिंगियाज विद्यापीठ में हमारे यहाँ डिप्लोमा भी है, जी अंडर ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, जी इवन पीएचडीज भी है। जी सो मतलब पूरा का पूरा जो है एक चेन ऑफ जो हमारी जो डिग्रीज हैं, जी। ऑल द डिग्रीज कैन बी डन हियर। जी जहाँ तक हम डिप्लोमा की बात करें तो हम डिप्लोमा में हमारे पास फार्मेसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जी जो उस कैडर में आ रही जी है। जी और जहाँ पे हम यूजी की बात करें तो हमारे पास साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिस पे बीटेक के प्रोग्राम्स हैं जी और देन वी हैव कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे पास बीसीए है अंडर ग्रेजुएट में, ओके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में हमारे पास एमसीए है जी और देन वी हैव फार्मेसी। जी फार्मेसी में हमारे पास अंडर ग्रेजुएट बैचलर ऑफ फार्मेसी है ओके और बैचलर लेटरल एंट्री इन फार्मेसी है, ओके दैट इज वन या मोर lateral प्रोग्राम। entry, यस जैसे या आफ्टर गेटिंग डिप्लोमा ही कैन हाँ, उसके बाद हमारे पास स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें यूजी प्रोग्राम में हमारे पास बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, हमारे पास एम प्लान है, मास्टर ऑफ प्लानिंग, आई सी। वो पीजी कोर्स में आ रहा है। ओके और देन वी हैव सम बीएससी कोर्सेज Okay. दैट इंक्लूड्स योर इंटीरियर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन आई सी। और देयर आर सम बीएससी कोर्सेज व्हिच आर इंक्लूड ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, वो बीएससी प्रोग्राम है। ओके ये सब ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक ये कोर्सेज सारे हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। प्लस बीएससी में हमारे पास कंप्यूटर साइंस है जी और इसके अलावा जो हमारे पास जो बीटेक कोर्सेज हैं, बीटेक कोर्सेज आज के इमर्जिंग एरियाज हैं, जी जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ हमारे पास स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी एंड मशीन लर्निंग। जी उसके बाद हमारे पास उसके स्पेशलाइजेशन में हमारे पास डाटा साइंस, दैट मीन्स हम बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ है ना, हम स्पेशलाइजेशन भी दे रहे हैं। दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, उसके बाद देन वी हैव डाटा साइंस हो गया, देन वी हैव गॉट 3D प्रिंटिंग हो गया, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया। जी देखिए देयर आर कंप्लीट लिस्ट ऑफ व्हाट यू कॉल ऑल द स्पेशलाइजेशंस व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड ओके ओके अलोंग विद द बीटेक मेन स्ट्रीम कोर्सेज। आई सी। हाँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बता रहे हैं कि जैसे अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, जो वहाँ का अपना उनका जो स्ट्रक्चर है कोर्सेज की दृष्टि से या करिकुलम की दृष्टि से, तो उनमें भी इस तरह की स्पेशलाइजेशन की बातें वहाँ हैं। पहले ही इंडिया से पहले वो चीज़ें वहाँ चल रही हैं। यहाँ तो सिंपली बीटेक दे दिया या इस तरह को जो डिग्रीज है उस तरह के देते थे। अब जो आप बात कर रहे हैं इसका मतलब ये चीज़ें भी आपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी हुई है पहले से ही ऑलरेडी। जी अभी आ गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी देखिए पहले ये सारे एक सर्टिफिकेट मोड पे थी, अब वो अब यूजी बीटेक डिग्री के मॉड्यूल पे आ गई हैं। जी और इसमें क्या है ना, अब हम कंप्यूटर साइंस हम लेके चल ही रहे हैं, पर उसके साथ हम स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं। जी हाँ। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे रहे हैं तो हम उसके साथ स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी
इंटेलिजेंस हो गया, या नहीं तो मशीन लर्निंग हो गया, नहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया। जी, क्योंकि आज के ज़माने में अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ वो गया। एक बड़ा वास्ट विषय है और बहुत अच्छी चर्चा उस मुद्दे पे हो सकती है फिर कभी, क्योंकि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं और उस इलेक्ट्रिकल सेक्शन पे उसकी पॉसिबिलिटी पर दुनिया क्यों अब उस दिशा में जा रही है, उस दिशा में आप जैसी हस्तियों का क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पर चर्चा जरूर करेंगे हम आपसे, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी। अब बहरहाल हम थोड़ा सा और आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा कर दी है, 2020 में ही की हुई है। उसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी चिंता व्यक्त की, उन्होंने अपने एजुकेशन मिनिस्टर भी अब चेंज कर दिए। इसी दृष्टि से इस तरह की चर्चा चल रही है, ये गॉसिप है जी। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने भी 29 जुलाई को एक फॉर्मल उस तरह की एक लॉन्चिंग की, उन्होंने एक सेरेमनी करके चंडीगढ़ में, और उन्होंने कहा कि बाय 2025 इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड इन फुल मैनर इन हरियाणा ओनली। आप, क्योंकि जो लिंगायत विद्यापीठ है वो भी हरियाणा में बेस्ड है, फरीदाबाद में है, तो उस दिशा में, क्योंकि वो कोई एक दिन और 2 दिन का काम नहीं होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन को स्वयं को उस दिशा में मॉडरेट करने में या उस दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से, तो डॉक्टर साहब इस दृष्टि से क्या अभी से आपने काम करना शुरू कर दिया या पहले ही शुरू किया? क्योंकि इससे लगता हुआ मेरा एक दृष्टिकोण ये है पूछने का कि पिछला जो लगभग 1.5 ईयर्स जो गुजरा है, ये बड़ा ड्रेस्टिक, बड़ा अजीब सा, बड़ा चिंता का काल गुजरा सभी के लिए, दुनिया के लिए, भारत के लिए भी, और ख़ास करके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए तो बहुत चिंता का विषय रहा है कि बच्चों से उनका तारुफ बहुत फिजिकल नहीं हो पाया, संपर्क नहीं हो पाया। जी, तो उस दृष्टि से जो कुछ आपको मोहलत अगर मिली, तो क्या उस समय का, उस कोरोना काल का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते हैं कि इस आपदा को अवसर में तब्दील करना है, तो क्या डॉक्टर साहब आपने उस आपदा काल को अवसर में तब्दील करने की दिशा में कुछ कोशिश की, जस्ट टू इम्प्लीमेंट और जस्ट टू प्रिपेयर इम्प्लीमेंट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? जी देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है और उसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन में लाने में इट टेक्स टाइम है। हाँ, इसको हमने ऑलरेडी जो है वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, और इसकी जो वर्किंग है ना, बेसिकली स्टार्टेड विद करिकुलम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि उस पॉलिसी में इन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर आपका सर्टिफिकेट कोर्स आएगा, सेकेंड में जो है डिप्लोमा आएगा, थर्ड है ना डिग्री है, फोर्थ, मतलब अगर बच्चा कोई किसी लेवल पे ही छोड़कर और अपने रोजगार की दिशा में जा सकता है तो उसको ये, वो ऐसा नहीं बीच में अगर प्रोग्राम कोर्स को डिसकंटिन्यू करता है तो उसको कहीं, ये नहीं कि वो खाली हाथ ही चला गया उसको 1 साल अगर उसने अपना इन्वेस्ट भी किया तो ऐसा नहीं है कि वो खाली हाथ जाए, कुछ लेकर जाए। इसकी दिशा में हमने अभी शुरू किया है काम कि उसके करिकुलम जो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम फ्रेम करना शुरू किए हैं। जी, ठीक है जी। तो पहला बात कि उसको बनाने में पहले क्योंकि है ना, जब आप किसी भी साल को जब आप इवेलुएट करते हो, मतलब आप बोलते हो कि इसका 1 साल के बाद हमें सर्टिफिकेट देना है जी, इट मीन्स दैट कि आपका करिकुलम उस लायक हो ताकि आप सर्टिफिकेट दे सकें। जी, तो इसमें जो है हम एक एक्सटेंसिव वर्टिकल एक एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी है जी, और प्रॉब्ली आई थिंक बाय दिस एकेडमिक ईयर जब शुरू होगा फर्स्ट ईयर का जी, हम उस पर्टिकुलर मॉडल के साथ हम आएंगे जी, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अपना करिकुलम शेयर करेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए, उसके साथ हमारी करिकुलम को हम कंपेयर करके हम फिर अपना मॉडिफाइड करिकुलम को हम फ्लोट करेंगे जी। तो क्या ये मैं समझूं आपकी इस बातों से कि जो 2021-22 के सत्र में अगर कोई बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेता है तो 2022-23 में जाकर उसको, अगर वो कभी जाए यहाँ से किसी कारण से, कभी ऐसा होता है कम्युनिटी कॉज भी हो सकता है, किसी और कॉज से भी हो सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो जाएगा तो कुछ ना कुछ लेकर यहाँ से जाएगा, अगर 1 साल भी किया तो जी, मतलब ये आप एश्योरेंस दे रहे हैं? नहीं, इसमें मैं आपको एक बात कहूँगा, क्योंकि एक करिकुलम तो हम रिफाइन कर रहे हैं। देखिए, फाइनली जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, हमें कहीं ना कहीं काउंसिल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्निंग बॉडीज हैं, उनका भी हमें इनपुट लेना है जी, हाँ, ठीक है जी। जब तक उनका इनपुट नहीं आता तब तक हमारी जो करिकुलम को हम उसके हिसाब से रिफाइन जब तक नहीं करेंगे जी, तब तक हम आगे जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते।
ठीक है, हमारी तैयारी है यहाँ जी पे। जी। आपकी तैयारी पहले आपका से, जो सवाल है जी, उसमें मैं सीधा मैं तो नहीं कह पाऊंगा अभी आज जी, के डेट में, अच्छा। पर हाँ इतना जरूर कहूंगा जिस दिन जैसी सरकार गवर्नमेंट अगर ऑफ सरकार ने इंडिया, हरी झंडी दे दी हाँ और या गवर्नमेंट, कोई ऐसा जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल एकदम एक्चुअल सामने रख दिया, जी तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं। प्रिपेयर रहेंगे, फिर जो जी। भी आएगा उसके साथ हमारी जो तैयारी है उसको कोरिलेट करके देन वी मूव। ओके, यानी कहने का मतलब है कि जो कोर्सेस ऑफ स्टडी है उसको आप अभी से ही उसी हिसाब से डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश कर में रहे लगे हैं हैं, कि तैयारी जिससे में। कि वो अगर 1 साल में ही बच्चा यहाँ से जाता है तो वो उस लायक बनकर जाएगा कि उस लेवल का वो काम जाकर उस इंडस्ट्री में बिल्कुल कर सके। बिल्कुल आउटकम है, दैट्स व्हाट, जी ये आउटकम बेस्ड है जी, एक्चुअली, जी। दिस इज व्हाट द आउटकम बेस्ड जी एजुकेशन। जी इसकी तैयारी हम कर रहे हैं, पर आपको मैंने कह दिया इसकी कंडीशंस जो हैं, जी ये जब तक हमारी AICTE या नहीं तो UGC जहाँ से जो भी गवर्निंग बॉडी हैं, जी जब तक उनका एक मॉडल नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको जो है निकाल नहीं पाएंगे। जी पहली जी बात। जी। दूसरी बात जो है, जो आपने तो कहा इस ना, दृष्टि से आपने कोई कमेटी फॉर्म की है अपनी यूनिवर्सिटी जी, में? हमारे experts यहाँ की? हर डिपार्टमेंट अपनी कमेटी फॉर्म की हुई है, जी और इसमें जो भी करिकुलम रिवीजन जो भी होगा, इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे, एकेडमिक एक्सपर्ट होंगे, जी उनके साथ चर्चा करके और उस करिकुलम में किस तरह का फेरबदल करना है, इस पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी और होने के बाद जब हमारा करिकुलम रिवाइज हो जाएगा तो हम विल फ्लोट टू दी व्हाट यू कॉल द गवर्निंग बॉडी ऑफ द लिंगियास विद्यापीठ। जी। इसके बाद जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, ओके, ठीक है, बट दिस विल बी इन पार विथ द गाइडलाइंस इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, मगर ये आपका इन हाउस प्रिपरेशन जो है दैट्स ऑन, दैट इज ऑन। ये यही मतलब आपसे एश्योरेंस में चाहता जी, था। और एक जी, और बात जी, है उसमें, जी, अभी पिछले 1.5 साल में जो हमारा जो पैंडेमिक, जिस तरह से ये महामारी जो है हम लोग है ना हमारे बीच रहा है, जी जी और अभी भी है, जी इसमें कहीं ना कहीं जो है ना, ये जो हमारी जो ऑनलाइन एजुकेशन जो सिस्टम चला है, इसमें हम आने वाले समय में हमारी जो प्लानिंग है कि हम कुछ कोर्सेज को जो है ब्लेंडेड मोड में लाने की कोशिश में। ओके, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर हाँ, दें। ब्लेंडेड मोड का मतलब ये हो गया है कि एक कुछ कोर्स ऐसे होंगे जो हम ऑनलाइन में कुछ परसेंटेज पढ़ाएंगे, तो बाकी ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। ओके क्योंकि हमें धीरे धीरे हमें जो है ना एक ब्लेंडेड मोड पे आना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपको भी, आई थिंक यू विल आल्सो एग्री विथ मी, कि जब पैंडेमिक जब वो सिचुएशन आया था, जी, तब सडनली शिफ्टिंग इनटू एन ऑनलाइन, एकदम से ये इस मोड में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से डिपेंड होना पड़ेगा। इतनी तैयारी भी नहीं थी, जी, तो इसलिए हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी इतनी तैयारी नहीं थी, बच्चे भी मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थे, टीचर्स फैकल्टी भी इस तरह से प्रिपेयर। जी, तो इसको हम एक ब्लेंडेड वाला अप्रोच में हमारे करिकुलम में हम इनको डालने की कोशिश में है। जी नहीं, लेकिन जैसे मुझे ख्याल आता है कि यूजीसी ने फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना इन इंडिया, उन्होंने उस वक्त कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, और उसमें उन्होंने 60-40 का रेशियो इस तरह का उन्होंने एक बताया था सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने ये गाइडलाइन भेजी थी कि 60-40 का रेशियो होगा ऑनलाइन का और ऑफलाइन का, इस तरह फिजिकली। तो उस पर अभी भी काम चल रहा है उसी तरीके से। उसी तरीके से ये शायद मेरे ख्याल से जो आप गाइडलाइन बता रहे हैं, ये भी 2020 की है। जी हाँ, बिल्कुल, फर्स्ट जस्ट आफ्टर फर्स्ट पेज, ड्यूरिंग फर्स्ट पेज कह सकते हैं, जो फर्स्ट लॉकडाउन था, सेकंड लॉकडाउन, सेकंड अनलॉक या थर्ड अनलॉक में उन्होंने ये गाइडलाइन, हाँ, ये गाइडलाइंस आई थी। जी जी जी, वो ब्लेंडेड वाली गाइडलाइंस है, वही अप्रोच पे हम चल रहे हैं जी। 70-30 या 60-40 पे जो है ना, करिकुलम को हम उस तरह से डिजाइन करें जिससे जो है ना स्टूडेंट घर पे बैठ के, कि अगर हालात विषम भी आए तो हम उसके लिए फिर भी हम उसके लिए भी तैयार हैं। और आने वाले टाइम में मैं देखता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में जो है मोर ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में आ जाएंगे जी, रादर देन कन्वेंशनल सिस्टम कहीं ना कहीं धीरे धीरे एबॉलिश हो गए। मैं सोच रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आने वाली हैं जी कुछ अगले 2-3 वर्षों में जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जैसे आपने ऑनलाइन 60-40 ऑफलाइन की बातें आपने कही, और उसके लिए आप बिल्कुल आप तैयार हो रहे हैं, और पहले से ही आप दे रहे हैं, क्योंकि अचानक वो चीज़ें आई तो धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन ने भी अपने को तैयार करना शुरू कर दिया। उससे सवाल ये है कि अब बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या अपने देश में, कुछ चुनिंदा ऐसे, उन्होंने अभी हाल में, आपको मैं बताऊं, जो जैसे मेरी जानकारी है कि अब एमटेक जैसे जो कोर्सेस हैं, डिग्री हैं, वो भी उन्होंने ऑनलाइन
देना शुरू किया है, शुरू कर दिया, लॉन्च किया। मैं अगर नाम लूँ रुड़की आईआईटी का, तो जस्ट 3-4 दिन पहले उन्होंने लॉन्च किया है। उसमें कई कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज भी हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, और उसमें से एक एमटेक है जो परहैप्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच से रिलेटेड वो कोर्स है, एमटेक दे रहे हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? Is it possible in Lingayat Vidyapith also in future? Yeah, why not, sir? Okay. It is possible. देखिए ऑनलाइन नाउ मोस्ट ऑफ दी प्रोग्राम्स जितने भी ऑफर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, Okay. दे आर डूइंग ऑनलाइन। I see. एंड पहले हमें लगता है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इज नॉट पॉसिबल, बट नाउ इट इज आई थिंक वी हैव ऑल वर्चुअल लैब्स, वर्चुअल है ना इक्विपमेंट सिस्टम्स ऑल आर अवेलेबल। ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब एक पॉसिबिलिटी तो दिखती है कि हम we can go in for the online mode or blended mode, or there's every possibility. Okay. हाँ, पर यही है कि यहाँ पे मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है the research component है ना, the research component or the research learning component of a scholar is very important. Okay, okay. So it is possible just to have this facility also. हाँ, this possible, but क्योंकि मेरे ख्याल में आईआईटी रुड़की जो कर रहा है, आई थिंक मस्ट बी एक्सपेरिमेंटिंग इट नाउ। ओके, हाँ, फर्स्ट टाइम ये एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कोई स्पेशलाइजेशन है उसमें। सो मे बी दे मस्ट हैव ऑलरेडी मेड द प्रिपरेशंस, आई बिलीव। हाँ, क्योंकि अभी वर्चुअल लैब्स आ गई हैं, है ना, वर्चुअल सिस्टम्स नाउअडेज आर अवेलेबल, सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल, सिमुलेशन सिस्टम्स आर अवेलेबल। इतना ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स हैं हमारे पास, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स पॉसिबल। Okay, so in future it's possible in Lingayat Vidyapith also. Yes, it will be possible in Lingayat Vidyapith also, as well as in the complete education fraternity also. Okay, and a person like you can do anything, everything in this institution. Okay, so my last question, जो थ्रस्ट होता है एक और एडमिशन लेने से पहले सोचता है, कंपेयर करता है व्यक्ति, वो करता है फ़ी, जो ट्यूशन फ़ी है, एडमिशन फ़ी है, जो भी ओवरऑल एक व्यक्ति का, क्योंकि खर्च भी है, इंस्टीट्यूशन के अपने ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं, स्वाभाविक है कि वो तो आवश्यकता है किसी की भी। तो उस दृष्टि से आप कितना आश्वस्त करते हैं इन कंपैरिजन विद अदर इंस्टीट्यूशंस? ओके जी, देखिए, इधर फीस इज ए पार्ट, आई शुड से Lingayat Vidyapith is committed to education, giving very good education. Okay. And at the same time, Lingayat Vidyapith is very much committed to provide education at low cost also. So that is why the scholarships are also being offered. Okay. Right? Okay. Because in this pandemic, during the pandemic era, now I think the new scholarship is getting launched, where whatever your percentage of marks you have scored in your 12th class, that much amount, okay, will be given as scholarship. Okay. Percentage of, है ना, ट्यूशन फी में आपका अगर 90% है जी, तो आप you will get 90% scholarship. 90% of your tuition fee. Okay. That will be, for the next semester. That will be offered, given as a scholarship for the whole first year. Okay. Whole first year. First year. Okay, I see. Okay. So I think, see, such type of what you call scholarships are being provided to see that those particular students, they do not get affected, do not get denied from getting a good education. Okay. And that's what the actual idea, objective of Lingayat Vidyapith. So that because of the economical aspect, that is because of the pandemic, such students do not get affected. The scholars should not get affected. इसको ध्यान में रखते हुए, a bright student will always have an opportunity of availing the scholarship, and that is up to 60%. Okay. जिसके 60% है, they can avail a scholarship of 60% of the tuition fee. Okay. So that means scholarship will be offered almost everyone now. जी, तो डॉक्टर साहब ये भी एक आपका यूनिक आइडिया है, क्योंकि इस तरह का दूसरे इंस्टीट्यूशन में ऐसा मुझे सुनने को नहीं मिलता है। वो या तो कुछ एक फिक्स है कि अगर इतना लाते हैं, इस लेवल से जाते हैं तो इतना % ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ना कम देंगे, ज़्यादा देंगे। लेकिन आपने ये जो एक बनाया हुआ है यूनिक तरीका कि जितना % मार्क्स वो लाता है
उतना क्वालिफाइंग एग्जाम में। हाँ उतना परसेंट वो स्कॉलरशिप वहाँ लेगा। जी। तो इसका मतलब है कि बच्चा बिल्कुल उस दिशा में कोशिश करेगा और उस तरीके से उसको देखिए फायदा आइडिया यही है ना कि मतलब टू गिव गुड एजुकेशन जी। एंड to give education to every particular student who needs it, actually है ना, it should not get denied। ओके ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10,000 ही स्कॉलरशिप, ऐसा नहीं है जी। भाई। आप देयर शुड बी सम व्हाट यू कॉल formula, some rationalization should be there. Based on the rationalization, I think this particular policy is being framed, Okay. so that the benefit goes. Okay, okay. Yeah. Dr. Shab, in last, what do you want to say for our young friend who has just now passed school's limitation? Okay, my message to all the new aspirants would be, please, I think you please select the program in which you are planning to take an admission. Have a thorough what you call analysis of it, and try to define what exactly your aim objective is. आप exactly क्या मतलब where you want to go, what type of professional career are looking for. You please look into that particular direction and accordingly choose the course. Don't get influenced or don't get carried away, okay, with the surroundings. Have your own perspective, have your own vision, and then move forward. Whether the course you are trying to choose could be a very difficult professional course, or could be a very what you call unachievable professional course, whatever the thing is, because you must be having many feedbacks. So my suggestion will be, please select your area of your study very carefully, keep your objectives and target in place, and move ahead. And I think Lingyas Vidyapit is one, I think, where your dreams can become true. So all the best, and God bless you all. डॉक्टर जी शास्त्री, अब चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं और फिर कभी एक नए एस्पेक्ट, नए सब्जेक्ट को लेकर और नई, अगर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी सामने आती है, सही तरीके से वो मॉड्यूल सामने आए, तो ज़रूर आपसे हम एक बार फिर चर्चा करेंगे। आप जैसे एकेडमिशियन से चर्चा करके मुझे भी व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है और हमारे जो यंग फ्रेंड्स हैं और जो दर्शक हैं हमारे बड़ी संख्या में, वो भी उनके जो क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलते रहते हैं, उसका भी जवाब आपसे निश्चित रूप से मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक वर्ल्ड देखने के लिए, और फिर आने वाले समय में हम फिर एक ऐसी ही विशेष हस्ती के साथ बात करेंगे जिससे कि आपके दिमाग में चल रहे सवालात का सटीक जवाब हम दे पाएँ, ढूंढ कर आपके सामने रख पाएँ, और उसका आप ठीक से अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने जीवन निर्माण में एक मजबूत ईंट लगाने के लिए उसका सदुपयोग आप कर पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।